नमस्कार, मैं मंजीत ठाकुर और आज आवाज़ द वॉइस के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो मुद्दा है, अभी हाल में आपने सुना होगा कि एक मुस्लिम महिला ने अहमदाबाद में साबरमती नदी में खुदकुशी कर ली और उससे पहले उसने अपना एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो कह रही थी कि वो खुश है और वो अल्लाह से मिलने जा रही है। लेकिन इसके पीछे जो रीज़न उसने अपनी माँ को बताए थे वो ये कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। कहीं ना कहीं एक घरेलू हिंसा का या उसके समाज में जो उसकी स्थिति थी उसको लेकर के एक बड़ी समस्या उनके साथ थी। लेकिन आयशा महज एक केस है, एक मामला है और आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि खास तौर पर एक तो महिलाओं की स्थिति समाज में क्या है, दूसरी कि मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, उनकी मुस्लिम समाज में उनकी क्या पोजीशन है। और वो भी तब जब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मलिक असगर हाशमी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में 28,000 मुस्लिम महिलाओं की दहेज की वजह से हत्या कर दी गई है। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मलिक असगर हाशमी हैं, वैशाली अदक हैं और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब हैं। सबसे पहला सवाल मैं वैशाली से इसलिए करना चाहता हूँ कि वैशाली, आप एक तो महिला वर्ग को भी रिप्रेजेंट करती हैं, पत्रकार भी हैं जानी मानी, और मुस्लिम महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर खास तौर पर आपकी निगाह रहती है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि पहले हम मुस्लिम महिलाओं को तो छोड़ दें, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, क्या समाज बदल रहा है, तकनीक आ रही है, प्रौद्योगिकी में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के सारे मानकों पे ऊपर चढ़ रहे हैं, महिलाओं की स्थिति कहाँ पहुंची है? मंजीत जी, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। औरतों को उनका हक मिलना कि वो समाज में आदमियों के साथ बराबरी से चल पाए, बराबरी के उनको हक मिले, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये कई सदियों से चलता आ रहा है। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात ना करें, अगर हम वर्ल्ड ओवर की बात करें, आज से तकरीबन 50-100 साल पहले जब ये माना जाता था कि औरतें वोट भी नहीं कर सकती, कि उनमें शायद ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सोच सके कि कौन सी पार्टी पावर में आनी चाहिए, उनके कोई डेमोक्रेसी में अपने राइट्स या व्यूज़ नहीं हो सकते, तो वहाँ से कहीं बात शुरू हुई कि औरतों को वोटिंग राइट्स मिल सके। और फिर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर सती का एबॉलिशमेंट हुआ, फिर विडो रीमैरिज एक्ट बना जहाँ पर विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं, पहले तो वो भी अलाउड नहीं था। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं और हाल ही में ऑफकोर्स औरतें पढ़ने लिखने लगी हैं, काम करने लगी हैं, तो वो अपने आप को असर्ट भी करने लगी हैं। लेकिन फिर भी समाज में एक तो होता है कि आप कानून बना दें, कानून के हिसाब से आप सोचें कि लोग अपने आप को ढाल लेंगे, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कानून बनने के भी कई 50-100 साल बाद तक लोगों को ये समझ में आती है कि आप सिर्फ कानून के डर से किसी को परेशान ना करें, किसी के साथ अत्याचार ना करें, किसी के साथ अमानवीय व्यवहार ना करें। पर वही है कि बात सिर्फ कानून लाने की नहीं है, कोई कानून से सिर्फ समाज नहीं सुधरता, हालांकि कानून भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमें लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि आपको, औरतों को उनके इंसान होने का उनका हक दें। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि वो अपने आप को इंसान मान सके, इंसान के सभी हक दे सके, बराबरी का अधिकार। 2 बातें इन्होंने कही हैं, एक कानून, दूसरा समाज। हाशमी साहब, जो दोनों ही बातें हैं, एक तो मैं अब मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ सवाल उठाना चाहता हूं कि आप अभी थोड़ी देर बाद पहले कह रहे थे कि 28,000 मुस्लिम महिलाओं का कत्ल हुआ है दहेज की वजह से, जबकि दहेज विरोधी कानून तो देश में है। क्या कानून, जो वैशाली कह रहे थे, क्या कानून सिर्फ लाना ही असरदार होगा या फिर उसके लिए समाज को भी ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से आगे आना होगा? पहले तो मैं आंकड़े को दुरुस्त कर लूँ। 2016 में मेनका गांधी ने लोकसभा में आंकड़ा पेश किया था, उसमें 27,000 समथिंग था, लगभग 28,000 के करीब था, और वो टोटल देश का, पूरे देश का था। हाँ, सिर्फ मुस्लिम नहीं था, लेकिन उसमें जो है बड़ा हिस्सेदारी जो है मुसलमानों की थी, और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था उत्तर प्रदेश में 7,700 समथिंग। ये तो एक आंकड़ों की बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मंजीत, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे आसपास समस्याएं इतनी हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम किस समस्या पे बात करें और किस समस्या पे बात नहीं करें। जब कोई घटना ऐसी घट जाती है तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़रूरी मुद्दा था और हमने इसको छोड़ दिया। दहेज प्रथा जो है मुस्लिम समाज नहीं, सारे समाज में ये बुराई बहुत गहरी बुराई हो गई है। आयशा ने इस मुद्दे को ऊपर ला दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान जो नेता हैं या मुस्लिम जो कौमी लीडर हैं या सियासी लीडर हैं, वो ऐसे मुद्दों पे ज़्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन इस घटना ने उनको बात करने पे मजबूर कर दिया है। और
जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलग से एक अभियान शुरू किया था, हालांकि घटना से पहले ही किया, लेकिन इस पे उन्होंने और जोर दिया है। उसके अलावा ओवैसी का बयान आया है, बहुत ज़ोरदार बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप औरतों पे जुल्म करते हैं तो आप मर्द ही नहीं हैं। मतलब और उन्होंने कहा था कि ये वाक्य जो है सिर्फ मुस्लिम महिला और मर्दों के लिए नहीं है, ये सारे उस समाज के लिए जो इस बुराई में फंसे हुए हैं। तो हमें, मेरा ये मानना है कि हमने जो है इन मुद्दों पे बात करना बंद कर दिया है। तो हमें अगर इनसे निजात पाना, समाज को इनसे हटाना है, तो इस पर बात करनी पड़ेगी। जैसे वैशाली ने कहा कि ये एक सतत प्रक्रिया है, ये चलता रहेगा, लेकिन ये है कि अब कोई ऐसी घटना घटे उस पर ऐसे चर्चा करें, ऐसा ना हो, बल्कि इस मुद्दे पे हमें बार बार जो है बात करनी होगी। इसमें बार बार आके बात करनी होगी फरीदी साहब। और जिस तरह से ये आयशा के केस ने इस मुद्दे को उभार दिया है, आयशा के केस में और भी क्या इंफॉर्मेशन है, क्या हुआ है असल में? तो आप माइक उनको दे दीजिए जी। मंजीत, जो भी हुआ है कोई नई चीज़ नहीं है। जब आप किसी दहेज के मामले में, जैसे पहले शिकायत आई कि मामला वन साइडेड मोहब्बत का था, लेकिन लड़की के बाप ने बाद में बताया, लड़की के बाप ने, कि नहीं, मामला कुछ और था, उसका ताल्लुक दहेज से था, ठीक है ना। तो ये अब पीछे से बात कुछ और निकल के आती है, तो आखिर में निकल के आ गई। तो ये सब, और सबसे बड़े इसमें पेनफुल चीज़ ये है कि जो लड़का, जो शौहर पकड़ा गया उसको इस चीज़ का कोई मलाल नहीं है, कोई गम नहीं है, उसको कोई पेन नहीं है। जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो कह रहे हैं कि लॉकअप के अंदर उसको शर्मिंदगी नहीं है, उसके अंदर कोई चीज़ गिल्टी फीलिंग नहीं है उसके अंदर। तो आप अगर इस तरह, तो आप सोचिए कि वो आदमी किस तरह का होगा कि वो बीवी के मरने के बाद भी उसके ऊपर कोई असर नहीं है। एक बात हाफिज साहब ने जो कही वो बिल्कुल सही थी कि इस मामले को आप एक समाज तक लिमिटेड नहीं रह सकते। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये चीज़ ऐसी है जैसे खरबूजे को देखिए खरबूजा रंग बदलता है। तो ये एक सामने अगर किसी नॉन मुस्लिम की शादी हो रही है और सामने मुसलमान का घर है, तो अगली शादी में मुसलमान कुछ चीज़ें वही अपना लेगा जो सामने देख रहा है वो। एग्जैक्टली। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो होता है वो फिल्मों का होता है। एक फिल्म अगर शादी के ऊपर आ गई और उसमें 10 रस्में दिखा दी गई, तो अगले 1 महीने के बाद जो शादियाँ होंगी उसमें वही रस्में दोहराई जाएंगी, उस पर चाहे लाखों रुपए का खर्च हो जाए। तो आज ही हैदराबाद में एक रिपोर्टर से मेरी बात हो रही थी इसी मसले पे, तो उसने ये कहा कि यहाँ पर आम लोगों के यहाँ जो शादियाँ हो रही हैं मुसलमानों के यहाँ, वो हैदराबाद के नवाबों का कल्चर अपनाने के लिए पूरी बारात को पगड़ी पहनाते हैं। तो पगड़ी बहुत कॉस्टली पड़ती हैं, लेकिन क्योंकि अब वो फैशन बन गया, तो उन्होंने वो पुरानी ट्रेडिशन वो हमारी नहीं, नवाबों की है, तो नवाबों की पगड़ी लगानी शुरू कर दी। तो देखिए ये बुराई की तरफ इस तरह फैलती है, कहीं वो फिल्मों से फैल रही है, कहीं वो किसी और तरीके से फैल रही है, कहीं वो हमको देख के फैल रही है। तो ये चीज़ कैच करती है एक दूसरे से। तो इसको ओवरऑल ही कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका कोई रास्ता ये नहीं है कि हम आप सिर्फ कानून के बेस के ऊपर दबा देंगे, कुचल देंगे। इसमें समाजी तौर पर बेदारी बहुत ज़रूरी है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो जब शादी करते हैं तो मेरे ख्याल में उनकी नज़र में ये सब चीज़ें बहुत अहमियत नहीं रखती हैं। कि कहीं ना कहीं आके बाप माँ के सामने आके वो परेशान होकर सरेंडर हो जाते हैं। वरना ज़्यादा शादी हो रही हैं आजकल, ऐसी हो रही हैं जिसमें दहेज कम लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, लेकिन वो तालीम याफ्ता बच्चे जो इसके खिलाफ हैं वो भी माँ बाप के सामने आके बस हो जाते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी के सामने मजबूर है। उनके माँ बाप कहते हैं कि यार तुम ऐसे शादी करोगे तो हमारा वो कौन कहेगा, वो क्या कहेगा, हम उनके यहाँ से आए थे तो वो, मतलब लोग क्या कहेंगे, अलग अलग लॉजिक पेश करते हैं। तो ये मसला है। ये वैशाली, एक सवाल ये आता है वापस, ये ज़माना जबकि सब कुछ तकनीक पर आ गया है, सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, इंटरनेट के ज़रिए हर तरह का कल्चर आपके घर में, आपके फ़ोन पर मौजूद है, फिर भी हम बहुत सारी नई बुराइयां अपना रहे हैं, जैसा फरीदी साहब ने कहा, और जो पुरानी बुराइयां हैं उसको भी ढो के ले जा रहे हैं। ये किस तरह का चलन है? सोशल मीडिया और हमारे परंपरा का की जो बुराइयां हैं वो एक साथ मिलकर के सामने आ रही हैं। मंजीत जी, मुझे लगता नहीं है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा लिंक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम कई चीज़ें कहे जाते हैं, लिख जाते हैं, क्योंकि हमें कोई एकदम सामने से फेस टू फेस काउंटर करने वाला नहीं होता, लेकिन उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना वो ज़्यादा मुश्किल है। और जैसे कि कुछ केसेस सामने आए हैं, कई केसेस सामने आए हैं, जो दहेज लेने वाले हैं वो भी इनोवेटिव होते जा रहे हैं, जैसे आखिरी मिनट पे मांगेंगे, अलग अलग तरीके से अपनी मांगे पेश करेंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि क्या होता है कि उस वक्त लड़की वालों पे शायद प्रेशर बन जाता है कि आखिरी मिनट पे कैसे सब कुछ कैंसिल किया जाए। लेकिन वही है, दोनों पार्टीज को सचेत रहना पड़ेगा। एक तो जो मांग रहे हैं उनको ध्यान रहे कि कानून है और कानून के तहत वो जेल जा सकते हैं, और कानून ये भी कहता है कि जो दहेज देते हैं वो भी पनिशमेंट के हकदार हैं। दहेज लेना भी जुर्म है और दहेज देना भी जुर्म है। तो यही है। ये सवाल तो है
ये एक वास्तविकता है, सच्चाई है कि दहेज प्रथा तो है, चाहे हिंदू समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो। तो लेकिन हमारा मकसद ये है कि क्या हाशमी साहब उसका समाधान क्या हो सकता है, किस तरीके से मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय या बाकी अगर कोई है जो भी जहाँ पर भी जिस भी समुदाय में जिस भी तबके में ये दहेज की समस्या है, इसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ा जाए इससे, क्योंकि ज़माना तो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। हाँ, एक अभी हम लोग बात कर रहे हैं मंगल पे, चांद पे, पता नहीं आयशा पे बात कर रहे हैं, और हमने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो तो आकर के बात कर रहे हैं इस पे, लेकिन ये चूँकि ये ऐसी बुराई है, ये सारे समाज में है और ये अच्छा मौका था इस पे बात करने की। तो ये बड़ा थोड़ा सा अफसोसनाक पहलू है कि सिर्फ एक ही समाज का आदमी बोल रहा है दहेज पे। ऐसे मुद्दे पे तो सबको आ जाना चाहिए थे इकट्ठे, और एक बड़े अभियान की ज़रूरत मुझे लगता है कि ऐसी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए एक बड़े अभियान की ज़रूरत है। और अच्छा हो कि इसमें सब कोई मिल करके एक अभियान चलाए तो ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा असरदार होगा, क्योंकि ये बुराई सब जगह पे है। एक तो बात ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो मैं देख रहा था इस सिलसिले में, तो मुसलमानों का एक तबका, अब मैं उस पर फिर बाद में इस पर बात करूंगा, एक तबका ऐसा भी है जो डॉवरी वापस कराने के लिए भी अभियान चला रहा है कि जिसने डॉवरी ले लिया है वो वापस करे, और कुछ लोगों ने किया भी है। तो अगर ऐसी पहल हो रही है तो वैसे अभियान को भी, जब हम बात कर रहे हैं दहेज पे, तो वैसे अभियान को भी आगे लाना चाहिए और उन लोगों का साथ देना चाहिए ताकि वो अभियान बड़ा हो, देशव्यापी हो, और उससे सब समाज का लाभ हो, सब समाज को लाभ हो। फर्दी साहब, मैं एक सवाल, आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ये कई लड़के जो पढ़े लिखे हैं, जैसे तालीम याफ्ता लोगों की बात आपने की, वो अगर दहेज नहीं भी लेना चाहते हैं, पहला तो उनके माँ बाप का प्रेशर होता है, दबाव होता है, दूसरा कि लोग क्या कहेंगे, दूसरा कि समाज के लोग भी ये कहते हैं कि जरूर दहेज नहीं ले रहा है, आदर्श विवाह कर रहा है, इसका मतलब लड़के में कोई ऐब होगा, कोई बुराई होगी। ये मानसिकता कहाँ ले जाती है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें युवाओं को हम किस तरह से शामिल कर सकते हैं, युवाओं को किस तरह से आगे बढ़ना होगा इस दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए। मंजीत, मेरे ख्याल में यूथ तो इसके खिलाफ है। मैंने तो पहले कहा आपसे कि इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि आज भी लव मैरिज और अरेंज मैरिज का जो फ़र्क है, तो जब बच्चे अरेंज मैरिज में जाते हैं तो उसमें 80% बातें जो होती हैं वो वही होती हैं जो घर वाले तय करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, जहेज़ की, तिलक की, और इसकी जो हिंदुओं में, मुसलमानों में, दूसरे मज़हबों में, वो सब कॉमन होती हैं, तो बड़े बैठ के तय करते हैं। तो अब उस वक्त वो बच्चा बोले तो वो बदतमीज़ कहलाएगा, और ना बोले तो वो दूसरी तरफ से मार खाएगा। एक चीज़ आप और करिएगा, चाहे वो मुसलमानों की बात हो, हिंदुओं की बात हो, हम लोग सब मजहबी बनते हैं, हम सब धार्मिक हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल धार्मिक नहीं। हमने क्या किया, हमारे यहाँ क्या हो रहा है मुसलमानों में आजकल, फैशन है, दीनदार होना फैशन है। क्या फैशन है? हमने जब शादी होती है तो हम दूल्हा को लेकर मस्जिद में जाते हैं, बड़ी सादगी से जाके निकाह पढ़वा के ले आते हैं, लेकिन निकाह पढ़वाने के बाद शाम में जो पार्टी होती है उसमें जो खर्च होता है ना, वो उसका कोई लिमिट नहीं है। उसका तो आप एक तरफ अपने आप को पाक दामन दिखाने के लिए आप मस्जिद में निकाह कर रहे हो, और शाम में आप मंडप में आने के बाद लाखों रुपए आप जिस चीज़ में उड़ाएं, म्यूज़िक हो, ऑर्केस्ट्रा हो, या खाना हो, दावत हो, जहेज़ हो, तो एक तरफ आप गए मज़हब को मजहबी तौर पे अपने आप को सही साबित करने के लिए, देखिए हमने ये काम बिल्कुल परफेक्ट वे में कर दिया, निकाह मस्जिद में बैठे किया, 4 आदमियों ने पढ़ा, बस 4 आदमी के सामने पढ़ा गया। शाम को क्या हो रहा है, शाम में जब महफिल जम रही है उसकी तो गुंजाइश ही नहीं मज़हब में, उसकी मज़हब में गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। तो वही चीज़ आपके यहाँ भी हो रही है, वह हमारे यहाँ हो रही है, दूसरों के यहाँ हो रही है। तो हम प्रैक्टिकली धर्म पे अमल नहीं कर रहे हैं, जो भी है वो फैशन है। हम जो भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं तो फैशन में कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो कुछ अच्छाई ले भी रहे हैं तो दिखाने के लिए कर रहे हैं। पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं कि मैं मैथिल समाज से आता हूं, तो मैं जो मैथिल है, मिथिला के जो लोग हैं मैथिल कहलाते हैं, वहाँ पर अधिक बारात ले जाना, 20-25 बारात ले जाना या उससे अधिक बारात ले जाना बुराई मानी जाती थी। कम ले जाना है, 10, 12, 5, जितने कम हो सके उतना बेहतर। लेकिन बदलते ज़माने में, जैसा आपने पहले कहा था कि फिल्मों के असर में आकर के और जो तड़क भड़क है उसके असर में आके, चमक दमक के असर में आकर के लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा बारात लेके जाने लगे, तो ये एक बुराई आई है वापस, मतलब लोगों में। तो कुल मिलाकर ये बात है कि हमारे सारे साथी इस बात से सहमत हैं कि ये समाज को खुद आगे आना होगा, और ख़ास करके लोग क्या कहेंगे इस बात को दूसरे तरीके से लें। अब आप दहेज लें तब आप ये समझें कि लोग क्या कहेंगे। ये जब मानसिकता बन जाएगी तब शायद इस बुराई से छुटकारा होगा। और ये जैसा हम कह रहे हैं कि आयशा का जो मामला है वो तो एक बहुत छोटी सी मिसाल है। ये हिंदू और मुस्लिम हो या फिर कोई भी समुदाय हो भारत का, उसमें एक बुराई जो है वो
व्याप्त है, इसको दूर करना होगा। इसके लिए आपको यानी युवाओं को आगे आना होगा, तालीम याफ्ता लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना होगा। इस उम्मीद के साथ कि आगे हमें आयशा जैसी घटनाएं, दुखद घटनाएं जो है वो दोबारा देखने नहीं पड़ेगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस बातचीत के लिए फरीदी साहब का, वैशाली का और मलिक असगर हाशमी साहब का। कल फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।